उस केस के अंदर ये कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि 2 से 3 माह में पूर्ण ब्याज के साथ भुगतान हो जाएगा और सहारा के 15 लाख कार्यकर्ताओं को रोजगार का भी रोजगार बच जाएगा। ये मैं चाहता हूं, मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होने वाला इंसान होऊंगा अगर ऐसा होता है, जो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग ये अगर हम लड़, लेकिन ये जो बातें हैं, देखिए ये पूरा का मामला, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कानूनी पचड़े में फंसा करके बिजनेस कम्युनिटी को बर्बाद करने के अलावा कोई उनके पास स्किल सेट नहीं है कि कैसे बिजनेस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें। वेल्थ क्रिएटर अगर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं बेसिकली, उनको प्रोटेक्ट करने की अगर मंशा सरकार में हो तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार में भी मंशा होनी चाहिए, तो जज में भी हिम्मत होनी चाहिए, ऑफिसर्स में भी हिम्मत होनी चाहिए। तो बेसिकली फियरलेस जब आदमी आज की डेट में ईमानदारी, ऑनेस्टी और साख सबकी गिरी हुई है बिल्कुल। और साख गिरी होने की वजह से बोल्ड डिसीजंस नहीं हो पाते। बोल्ड डिसीजन तभी ले पाते हैं जब आपकी साख एकदम क्लीन हो। जब तो लेकिन अभी सरकार का पेच कहां फंस रहा है इसमें? सरकार बहुत प्रोएक्टिव हो भी रही है, तो कहां फंसने का उनको क्या चांसेस लग रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये जो फंड है, ये सरकारी फंड नहीं है। ये फंड क्या है? ये फंड है इन्वेस्टर्स का, जिसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी का काम है रेगुलेशंस करना। उन सब रेगुलेशंस पर सरकार जो है एजेंसियों को एक साथ बिठाई है सरकार। हाँ, तो सरकार जो बिठा रही है, ये कर रही है, तो वो एजेंसियों को बाईपास नहीं कर सकती सरकार। लेकिन सरकार की मंशा है देने की, तो निवेशकों को मिलेगा पैसा और हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार सेबी पर भी कुछ एक्शन ले सकती है कि साहब आपने क्या किया, आप खाली एक्यूज करने में लगे रहे और ये साबित करने में लगे रहे कि फ्रॉड है। देखिए, ऐसा सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके अंदर स्वतंत्र तरीके से जजेज और हाईली लोग लगाए जाते हैं। 1-2 गवर्नमेंट के भी नॉमिनी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह के, लेकिन वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन सेबी को या इन रेगुलेटिंग अथॉरिटीज को यदि आप नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, आज नरेश गोयल कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जेल में ही मरने दिया जाए, और गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं। जो व्यक्ति 2005 में 1.6 बिलियन डॉलर का कंपनी रखता था, 15,000-16,000 करोड़ से ज्यादा का, मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां हैं और मैं उन कमियों की तरफ में अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा तो ये देखने का होता है कि एम्प्लॉय कितना प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी जा रही है, कैसे घर तबाह हो रहे हैं। तो उस व्यक्ति जो 2005 में इतना बड़ा आदमी था, 16वां सबसे धनी आदमी था भारत में, वो व्यक्ति आज 583 करोड़ के डिफॉल्ट में या उसके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो गिड़गिड़ा रहा है कोर्ट में। वहां भी देखिए, जेट एयरवेज के साथ भी हजारों एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, परेशान है वहां पे। तो इसका मतलब लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो, आप नरेश गोयल को पकड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर बाकी नरेश गोयल की जो कंपनी चलती रहे, इसका प्रबंधन का भी तो इंतजाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा ये सवाल है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये इल्जाम क्या लगाया गया उस पे? इल्जाम ये लगाया गया कि 538 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो उसने एम्प्लॉय की सैलरी में के लिए और अपने ट्रेवलिंग के लिए खर्च कर दिया। अब जो आदमी 538 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर करता था, जिसकी असेट जो है 16,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसने अपना इतने टाइम, उस समय पे 2008 में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा, पूरे वर्ल्ड तबाह हो गया, अमेरिका की कंपनियां वहां की, उसके बावजूद भी उसने सहारा एयरलाइंस खरीदा। उसके बाद में सारा एयरलाइंस खरीदा। उसके बाद में करने के बाद में एहतियात को उसने एहतियात को 20% शेयर देके 2,000 करोड़ रुपए लिया और बैंकों के चुकाए। उसके बावजूद मतलब इसका मतलब इंटेंशन खराब नहीं था। इंटेंशन नहीं, वो
एक्चुअली क्या है, बिजनेस डिसीजन था। बिजनेस डिसीजन में उनने इंटरनेशनल, हर आदमी चाहता है तरक्की करना, हाँ, तरक्की करना, तो इन्हें इंटरनेशनल सरकार ने खोली। हाँ, एक ट्रैवल एजेंट से लेकर के कहां से कहां पहुंचे। उसके बाद में सरकार ने खोली तो उसने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू किया। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में क्या था कि इन्होंने थोड़ा क्वालिटी, कुछ लोग जैसे इंडिगो था, इंडिगो ने इस टैक्सी की तरह सर्विसेज बिना पानी के चला दी। तो इंडिगो की कॉस्ट जेट से ₹1 पर किलोमीटर कम आती थी। तो जेट का जो नाम था बहुत ज्यादा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इंडिगो के कंपैरिजन में। तो अपना शेयर बचाने के चक्कर में, कि अपना जो कस्टमर का बेस बचाए रखने के लिए, उसने इंडिगो के रेट पर ही अपनी ट्रैवल शुरू की, जिससे उसको पर डे लॉस होना शुरू हुआ। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है, जैसे आजकल स्टार्टअप सोचते हैं, आपको पता है जिनका नाम है, जिसको प्रधानमंत्री तक ने प्रमोट किया, पेटीएम, वो भी लॉस में, बाइजू लॉस में, जितने भी यहाँ पे टॉप हैं, फ्लिपकार्ट है वो भी लॉस में है, सारे लॉस में है। लेकिन उनको वेंचर कैपिटल से फंड मिल रहा है। ये जो कंपनी थी, ये भी अपना मार्केट शेयर जो ऑलरेडी था उसको बचाए रखने के लिए कम कीमत पे ट्रैवल दिया, तो वो लॉस होता गया। लेकिन हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है कि बिजनेस बहुत बड़ा कहते तो है, बड़ा बन नहीं सकते। कारण क्या है कि यहाँ पे जो बैंकिंग है, वो बैंकिंग है टंडन एंड चोरे कमेटी के हिसाब से, वो प्रोजेक्शंस पे नहीं है, कस्टमर पे नहीं है, वो केवल फिक्स एसेट्स पे है और रियल प्रॉफिट। टंडन एंड चोर कमेटी क्या मतलब? टंडन और चोरे कमेटी, चोरी नहीं, वो पीएल टंडन पीएनबी के चेयरमैन थे और चोरे थे, ये भी बैंक के चेयरमैन थे। तो बाद में बैंक जब लॉस पे आने लगी तो एक टंडन और चोरे कमेटी बनाई गई थी। उसने ये बताया था कि कितना आपको जो सीसी लिमिट मिलती है या लोन मिलता है, वो उन्हीं के नॉर्म्स आज तक फॉलो होते हैं, उसी के हिसाब से नॉर्म से मिलते हैं। अब जो बिजनेस है, उनका नॉर्म्स है कि 2-2.5 महीने से ज्यादा की इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, ये है। लेकिन डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 चीजों से फंसे, एक इंटरनेशनल उससे, दूसरा क्या हुआ कि इनको डोमेस्टिक में कंपटीशन बहुत ज्यादा मिल गया, इंडिगो से, स्पाइस से, उनसे। तीसरा इन्होंने सारा खरीद ली। चौथा, उसी टाइम पे एटीएफ जो है ना, जो फ्यूल होता है, उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। और चौथा जो सबसे बुरा काम हुआ वो ये हुआ कि डॉलर के रेट बढ़ गए, रुपया गिर गया। तो रुपया गिरा तो ये गिरे, लेकिन रुपया गिरा तो सरकार उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। यदि रुपया नहीं गिरता, ये भी नहीं करते, लेकिन रुपया गिरा सरकार ने और जेल भुगत रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी रहा हूं, कि यदि आप बैंक से लेते हो, स्टार्टअप है, तो मैं तो कई बार कहता हूं जो स्टार्टअप है या जो यंग बच्चों को बिजनेस का लालच दिया जाता है, ये जैसे शेर के सामने मेमने को रख दिया जाता है। वो कहते हैं कि भाई हम इतना लोन देंगे आपको, इतना आप लगाइए, हम उतना लगाते हैं। लेकिन जब वो वैल्यूएशन के लिए आते हैं तो हमारा 100 रुपया, वो 50 रुपए गिनते हैं। हम लगाते हैं कंस्ट्रक्शन में कुछ और, वो कहते हैं हम सीपीडब्ल्यूडी के नाम से इतना वैल्यूएशन मांगेंगे। आपका मार्केटिंग का खर्चा वो मानेंगे नहीं, इन्वेंशन का खर्चा वो मानेंगे नहीं, आपके रजिस्ट्रेशन का खर्चा वो मांगेंगे नहीं, रिश्वत लेंगे लेकिन उसका खर्चा मांगेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो बेसिकली लोगों को बनाया जाता है कि आप पे 1 करोड़ रुपया है तो 3 करोड़ हम दे देंगे। लेकिन एक्चुअली में जब वो 1 करोड़ रुपए लगा देता है तो उसे पता लगता है कि 1 करोड़ और लगाना है, तो वो फिर गलत लोगों से महंगे ब्याज के चक्कर में फंसता है। तो इसलिए ये साइकिल फिर शुरू हो जाता है। हाँ, इसलिए आपको पता है कि 80% स्टार्टअप तो खत्म ही हो गए, और जितने 20% जिनकी हम नाम सुनते हैं वो फाइनेंशियल लॉस में है। लेकिन वो वेंचर कैपिटलिस्ट वहां से बैठे हुए पैसे लगा रहे हैं, केवल बबल है पूरे तरह से, वो बबल है, वो कस्टमर बेस तैयार कर रहे हैं। आपको बताएं, ये जापानी कंपनियां हैं, ये 9 साल का लॉस झेलने की ताकत रखती हैं। ये आपसे जब पार्टनरशिप करेंगी तो 9 साल तक प्रॉफिट होने ही नहीं देंगी।
उसके बाद में धीमे धीमे जब उनका मार्केट बन जाएगा तो कैप्चर कर लेंगे। इवन भारत सरकार की जो मारुति सुजुकी थी उसमें 51% गवर्नमेंट की थी, 49% सुजुकी की थी। अब जो है सुजुकी का एक्चुअल ओनरशिप हो चुकी है, 51 उनकी हो चुकी है। तो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।